हरे कृष्णा। तो वास्तु कक्षा में आज सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो अभी तक डिस्कस किए थे वास्तु में कैसे कैसे 16 जो दिशाएं होती है उसके बारे में, हर दिशाओं के क्या गुण और धर्म है। फिर पंच तत्व के बारे में डिस्कस किया था, फिर उस पांचों तत्वों के क्या गुण और धर्म है। फिर कैसे किसी घर का वास्तु एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज़ का ध्यान देते हैं वास्तु एनालिसिस करते समय। तो मोटा मोटी वास्तु जो एनालिसिस होता है हमने लगभग सीख लिया। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शनल जो एनालिसिस है उसके बारे में। जस्ट एक मिनट, कॉल आ रहा है। उसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे पूजा घर कहाँ पर होना चाहिए, है ना, और कैसे वास्तु पुरुष का क्या रिलेशन है इस वास्तु शास्त्र से, मर्म स्थान क्या होता है ना, क्या क्या चीज़ों का ध्यान है। तो उसी को बढ़ाते हुए आज आगे देखेंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक कवर करना जरूरत है। कल का क्लास भी नहीं हुआ था, यहाँ पे करंट नहीं था, इसीलिए कल का क्लास नहीं हुआ था। आगे चालू करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं शास्त्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हमने जो पीछे के क्लास में लिए थे उसके ऊपर कुछ लोगों के कुछ प्रश्न थे, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले। तो जैसे एक प्रश्न था कि एक मिनट, ओके, आप लोग आवाज आ रही है मेरी? ओके।
तो जैसे हमने बताया था अलग अलग एक्चुअली जब वास्तु एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो मैंने पिछले बार बहुत कुछ बता दिया था, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ है जो वास्तु एनालिसिस करते समय हम लोग ध्यान रखते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है हमें जो ध्यान रखना है वो है इंट्रेंसेस का। इंट्रेंसेस यानी कि प्रवेश द्वार। इंट्रेंसेस जब भी हम कहीं किसी घर का वास्तु एनालिसिस करते हैं तो किस क्रम में हमें करना चाहिए, है ना। तो वो सेपरेट करके हम लोग करते हैं, तो उसके सिम्टम्स मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसमें मार्किंग करिए वहाँ पर प्रवेश द्वार क्या है, और देखेंगे जो उनके सिम्टम्स हैं, जो जो समस्या है परिवार वालों के, वो इससे मिलते हैं कि नहीं, है ना। तो अगर इससे नहीं मिलते हैं तो फिर दूसरा हम लोग देखेंगे टॉयलेट, ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे किचन, चौथा देखेंगे बेडरूम। अब बेडरूम देखने के बाद ये इसी क्रम में हम लोग देखेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले बेडरूम देखने लगे, सबसे पहले एंट्रेंसेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कलर्स, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद देखेंगे पेंटिंग्स, उसके बाद देखेंगे बारग्राफ। बारग्राफ सिखाया था आप लोग को, इसको बार चार्ट बोल के मैंने सीखा था इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जब जाएंगे तो उसके प्रवेश द्वार में देखेंगे प्रवेश द्वार कहाँ कहाँ है। प्रवेश द्वार का मैंने बताया था, जो भी 3 और 4 होते हैं ना, जैसे N3 N4 ना, E3 E4 S3 S4 W3 W4, ये सब प्रवेश द्वार अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं वो खराब रिजल्ट देते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे टॉयलेट के सिम्टम्स को मैच करेंगे, टॉयलेट कहाँ कहाँ पे है। इसमें भी क्वेश्चन था कुछ लोगों का, जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल देके, अगर टॉयलेट नॉर्थ में हो, मान लीजिए आपका इस तरह टॉयलेट है और ये नॉर्थ डायरेक्शन मान लीजिए, तो यहाँ पे ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान से सारी ऊर्जा जनरेट होती है, मैंने बताया। जितने भी पंच तत्व है ना, ये ब्रह्म स्थान बीच का स्थान होता है। उससे चारों तरफ जो जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, या फिर आकाश तत्व है, सब सारी एनर्जी यहीं से निकलती है। तो ये एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट होते रहते हैं, इसलिए ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए। उसको ब्लॉक कर देंगे तो एनर्जी का प्रवाह में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से जो भी जल तत्व की एनर्जी है ब्रह्मदेव, उसको नॉर्थ के डायरेक्शन में भेज रहे हैं ना। ये मैं बताया था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के इस पर प्रश्न थे। तो कंटिन्यूसली वाटर तत्व का सप्लाई हो रहा है। तो मैंने बताया था इसके लिए टेप लगाते हैं, 4 टेप लगा रहे हैं तो कम से कम टेप की जो चौड़ाई है 4 इंच की होनी चाहिए, है ना। तो हमने अलग अलग कलर दिखाया था, जैसे हमने बताया था कि बहुत लोग बोलते हैं ये उस डायरेक्शन में रहते हैं, आप ब्लू कलर का टेप लगा लीजिए ऐसे करके। अब ब्लू कलर के टेप लगाने से क्या होगा, ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये पानी जा रहा है और उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दिए और मिलके साथ में जा रहा है, तो क्या होगा, वाटर तत्व के जो भी गुण और धर्म होगा उसको क्या कर जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। क्योंकि टॉयलेट का क्या काम है, डिस्पोज ऑफ करना ना। तो ब्लू पट्टी लगाने से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए नदी में पानी बह रहा है और आपने 1 बाल्टी पानी और डाल दिया उसमें, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, वो उसके साथ ही चला जाएगा। तो ब्लू टेप लगाने से इफेक्ट हमारा खत्म नहीं हो रहा है। क्या लगाने से हो रहा है हम देखेंगे।
तो मान लीजिए हमने इधर लगा दिया, येलो लगा दिया सब कुछ के लिए, येलो लगा दिया ऐसे करके। अब येलो क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रह्म स्थान से वाटर एलिमेंट आ रहा है। येलो क्या है, वाटर का एंटी एलिमेंट है। तो येलो क्या होता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्थ क्या होता है, वाटर को ब्लॉक करता है। तो क्या होगा, जैसे ही वाटर एलिमेंट आ रहा है ये इसको ब्लॉक करने लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी जमा होने लगेगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इधर वाटर पहुँचेगी नहीं। तो वाटर का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो येलो भी हम लोग इसलिए नहीं लगा सकते, है ना। फिर हमने चलिए रेड लगा के देख लेते हैं। अब रेड लगाने से क्या होगा, रेड तो भी एंटी एलिमेंट है वाटर का, है ना। वाटर, एयर, फायर। तो ये क्या करेगा, जो वाटर जो एलिमेंट है उसी को खत्म करने लगेगा, एंटी एलिमेंट है ना उसका, तो उसको नष्ट करने लगेगा। इसलिए रेड लगाना भी उचित नहीं है, राइट। अब हम लोग ये लगा के भी देख लेते हैं, कौन के ग्रीन। अब यहाँ पे अगर ग्रीन लगा रहे हैं तो ग्रीन क्या करेगा, जो भी वाटर एनर्जी आएगा, ग्रीन देखिए वाटर का क्या है, चाइल्ड है ना। तो वो अगर डोमिनेशन साइकिल देखेंगे तो ग्रीन मतलब एयर क्या होता है, वाटर को डोमिनेट करता है ना, चाइल्ड कंट्रोल्स द पेरेंट। तो जो भी इधर से वाटर एलिमेंट आएगा वो क्या करेगा, ग्रीन एयर क्या करेगा, उसको सक कर लेगा, राइट। उसको क्या करेगा, सक कर लेगा। या ओके, तो इसका जो भी वाटर एलिमेंट आएगा उसको सक करते जाएगा ये ग्रीन, जिससे क्या होगा, वाटर का फ्लो रुकेगा नहीं, वाटर फ्लो हमेशा आते रहेगा। और यहाँ के बाद ग्रीन क्या भेजेगा, आगे की तरफ एयर एलिमेंट भेजेगा, है ना। तो एयर जो एलिमेंट है वो इसका, ये जो टॉयलेट है उसका एंटी एलिमेंट है। यानी टॉयलेट क्या किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साउथ वेस्ट, यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्थ का एंटी एलिमेंट होता है एयर, आपको याद हो। तो ये वाटर के फ्लो को रोक नहीं रहा है, वाटर के फ्लो को अपने अंदर संभाल रहा है और आगे एयर एलिमेंट भेज रहा है, जो कि इसके जो टॉयलेट का जो गुण और धर्म है उसको खत्म कर रहा है। तो इसलिए जो ग्रीन पट्टी लगाएंगे तो सबसे अच्छा इफेक्ट देता है, इस तरह समझे। इसलिए जब हम यहाँ पे ग्रीन पट्टी लगाते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग येलो वॉश भी करते हैं। येलो वॉश क्यों करते हैं, इसका भी कारण बताया था, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो प्रॉपर्टी था उसको हमने खत्म किया है। तो एक एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है घर में, उसको बैलेंस करने के लिए उस डायरेक्शन में येलो का कलर कराते हैं। तो ये था, वो समझ में आएगा। ये मैं पहले भी समझाया था, ये जस्ट रिवीजन के लिए समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग किचन देखते हैं। किचन के ट्रीटमेंट में मैंने बताया था, किचन मतलब हमारा, किचन करने का मतलब सिर्फ ये सिगरी होता है, जब हमारा जो चूल्हा होता है ऐसे लगा होता है ना, पूरे किचन से मतलब नहीं था। अगर मान लीजिए हमारा घर ऐसे है और इसको 9 भाग में मान लीजिए ऐसे डिवाइड होता है और यहाँ से हमारा एनी डायरेक्शन में है, ठीक। तो मान लीजिए हमारा किचन यहाँ पे है और एक किचन यहाँ पे है। तो इस किचन का बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों भी एनी डायरेक्शन में है, लेकिन ये एनी डायरेक्शन में होने के बावजूद भी ये एक्चुअली इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है, जो हमारा ईस्ट साइड का ब्लॉक है। तो अब किचन बहुत, मान लीजिए इतना बड़ा किचन हो सकता है हमारा और सिगरी यहाँ पे, तो इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिगरी इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पड़ रहा है तभी इसको ट्रीट करना है। मेन हमारा पूरा किचन से लेना नहीं होता है, मेन सिर्फ
सिगरी जहाँ पे रहता है, जो चूल्हा जहाँ पे रहता है उससे लेना होता है। तो ये बात ये बताया था मैंने। उसके बाद हम लोग बेडरूम देखते हैं। बेडरूम ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम व्यतीत करते हैं, तो उसका एनर्जी बहुत मैटर करता है, तो वो फिर हम लोग चेक करेंगे। फिर कलर्स। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जैसे जब हम लोग टॉयलेट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस समय कलर्स नहीं देखेंगे, उस समय हम सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट का ट्रीटमेंट देखेंगे। अब कलर्स का फिर अलग से देखेंगे। अब ये नहीं कि टॉयलेट नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उधर येलो वॉश करा दिए या फिर उधर ग्रीन कलर करवा दिए, नहीं, ये दोनों को सेपरेट देखना है। इसका ट्रीटमेंट सेपरेट होता है, इसका ट्रीटमेंट कलर्स से कुछ लेना देना नहीं है, कलर्स का ट्रीटमेंट सेपरेट होता है। ऑब्जेक्ट्स, इसके बाद हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का देखते हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे रखी हुई है घर में। जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सर हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ग्लोब हो गया। ये हर चीज़ें जो होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है और उसके अनुसार उसको उस डायरेक्शन में रखना चाहिए। उसके बाद पेंटिंग्स बहुत मायने रखती है। पेंटिंग्स हमारे जो एनर्जी है उसको दर्शाती है घर में, है ना। जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो उसमें तो प्रीति का डायरेक्शन है, रिलेशनशिप का डायरेक्शन है, तो उधर फैमिली फोटो या इस टाइप की चीज़ें लगानी चाहिए ना। उधर ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा वाले फोटो नहीं लगाना चाहिए ना। एक राजा और एक दूसरे राजा को लड़ाई कर रहे हैं सैनिक, तो ऐसा रहने से क्या होगा, घर में वो संबंध अच्छा नहीं रहेगा। एक आदमी थे, वो बोल रहे थे कि एक बार वो वास्तु एनालिसिस करने गए थे, तो जिनके घर में गए थे उनके घर में जाते ही ऐसा दिखाया था कि एक राजा टाइप का आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, और उसके हाथ में ऐसे तलवार है और नीचे एक औरत है और वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो रही है, और इधर एक औरत है, उसके गर्दन पे ऐसे तलवार रखा हुआ है। तो ये जो वास्तु एनालिसिस करने के लिए गया, उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि आपके घर में क्या समस्या है, कि आपके घर में 2 औरतें हैं और एक आदमी है जिसका इन 2 औरत से बनता नहीं है, जिसके कारण बहुत ही संबंध खराब है, ऐसे करके। और उन्होंने वो फ़ोटो को हटाया, और फोटो हटवाने के कुछ दिन बाद ही, 20-25 दिन बाद ही उनके घर का जो सिचुएशन था पूरा एकदम सुधरने लगा। तो पेंटिंग्स का भी इफेक्ट होता है ना, क्योंकि पेंटिंग्स ऐसे नहीं मैनिफेस्ट हो रही, वो हमारी एनर्जी, जो हमारी थिंकिंग है, वही एक ग्रॉस फॉर्म में हमारे घर के एनर्जी को प्रदर्शित कर रही है, समझिए। वास्तु मैंने बताया था, वास्तु कहीं बाहर से चालू नहीं रहा, वो हमारे अंदर से ही चालू हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए। फिर एक बार ग्राफ है, बार चार्ट। सब कुछ हो जाने के बाद जो बार ग्राफ का इनबैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए कोई कट एरिया हो गया, मान लीजिए नॉर्थ में इस टाइप का कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ये एरिया बहुत कम हो गया नॉर्थ का, अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये बहुत छोटा एरिया हो गया, तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं बार ग्राफ के थ्रू निकाल के। तो ये सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं। तो ये प्रोसेस याद रखिए, ये सारे प्रोसेस अपने आप में डिस्टिंक्ट है, अपने आप में अलग हैं, और इसी तरह हम लोग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो फिर हम लोग अच्छा से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पूजा घर में। ओके, ये इंट्रेंसेस का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे देखिए N1, N2, N3, N4, ये सारे देख रहे हैं। ये जो सबसे इनर जो सर्किल है उसमें सारे इंट्रेंसेस के नाम लिखे हैं, 32 इंट्रेंसेस। मैंने बताया था ये 32 इंट्रेंसेस कैसे आए, अलग अलग जो देवता है उनके नाम पे आए हुए हैं। तो इनका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जो कलर दिया हुआ है, मान लीजिए आपका घर है N7 में इंट्रेंसेस पड़ रहा है, तो N7 में कौन सा कलर है, देखिए व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर की पट्टी लगाएंगे, तो व्हाइट कलर की पट्टी लगाएंगे या फिर आयरन स्ट्रिप लगाएंगे, है ना, जो गेट के ऊपर। तो जो कलर दिया हुआ है उसी कलर से उसका ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए कभी कभी गेट क्या होता है, ये आपका गेट है, मान लीजिए एक पड़ गया आपको
ये पड़ गया N8 मान लीजिए, और ये पड़ गया E1। हाफ गेट जो है N8 में पड़ रहा है, हाफ गेट E1 में पड़ रहा है। तो N8 है वाइट और E1 है ग्रीन। तो हाफ जो हम लोग है यहाँ से यहाँ तक व्हाइट पट्टी लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ग्रीन पट्टी लगाएंगे। दोनों का इफेक्ट ये गेट हमें दे रहा है, इसलिए दोनों को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। या फिर मान लीजिए ये पड़ गया E3 और ये पड़ गया E2। अब E3 को ट्रीटमेंट हमको नहीं करना है, E3 अच्छा होता है, तो E2 का क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ग्रीन पट्टी लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना। तो ये सब आप लोग को आज एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आएगा, वो ग्रुप ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में मैंने ये सारे PPT डाल दिए हैं। PPT के अलावा भी कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स है, बार ग्राफ है, वो सब भी मैंने डाले हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन खुद से भी नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स में जो इतना PPT में नहीं है उससे ज़्यादा भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो नोट्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो PPT भी आ जाएगा। तो ये चारों पांचों कलर याद रखिएगा, और यही 5 कलर आपको इस पूरे इनर सर्किल में मिलेंगे, ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसेस के इनर सर्किल है, तो उसी के अनुसार इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। ओके, चेंज हो रहा है। ओके, पूजा कक्ष का स्थान। भारत में हर व्यक्ति के घर में पूजा का स्थान होता है लगभग, क्योंकि बाय बर्थ हम लोग इस धर्म से जुड़े हुए होते हैं। आप देखेंगे हर व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं का, भगवान का, शिव का ऐसे आराधक होते हैं। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करता है ना, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है। तो कोई बात नहीं, किसी का भी, जिसका भी आप कर रहे हैं, लेकिन अब उस चीज़ को कैसे सबसे अच्छे तरीके से किया जाए ना। ऐसे तो कोई देवी देवता को किसी भी डायरेक्शन में रख के पूजा कर सकते हैं, नहीं, इसमें कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन तो भी हम उसको वास्तु के अनुसार और भी अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट पा सकते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सूर्य होता है और सूर्य की रोशनी होती है। अब सूर्य की रोशनी तो हर जगह होती है ना, लेकिन अब उसी को हम लोग एक आवर्धक लेंस लगा देंगे, है ना। एक लेंस के थ्रू उस सूर्य की रोशनी को एक पेपर पे जलाएंगे तो वो पेपर को जला देती है, तो इतनी कंसंट्रेटेड एनर्जी हो जाती है। तो इसी तरह जो भगवान है, उनकी जो पूजा है, अर्चना है, वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वास्तु का इतना नॉलेज है, ज्ञान है, तो उस पर्टिकुलर दिशा में रख के उस भगवान की पूजा करें, तो वो ऐसे है कि जैसे सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करके हम लोग उसका ज़्यादा यूज कर सकते हैं, उसी तरह भगवान के जो भी एनर्जी है उसको हम लोग ज़्यादा अपने जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो जो पूजा घर होता है वो सबसे दिव्य स्थान होता है, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें दिन में अंधेरा नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम दिन में एक बार धूप दीप ये सब जलना चाहिए। वो जगह ऐसा होना चाहिए, वो जगह ब्रह्म स्थान पे नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं ब्रह्म स्थान बहुत अच्छा है तो वहाँ पे पूजा घर बनाना चाहिए। ब्रह्म स्थान पे खाली होना चाहिए और किसी अच्छी जगह पे होना चाहिए। जो भी हम भगवान के जो डीटीज है या जो भी प्रतिमा है, जो भी फोटो है, उसको ज़मीन पे नहीं रखे, ज़मीन से कुछ ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। उसमें कोई भी चीज़ का जो दूसरी चीज़ है, इन सब चीज़ों का आवाज़ नहीं होना चाहिए, जैसे चप्पल, जूता, गंदे कपड़े या मकड़ी का जाल लगा हुआ है, इन सब चीज़ों से बचना है। ये सब चीज़ें बहुत निगेटिव एनर्जी देते हैं, क्योंकि जो पूजा घर है ना, वहाँ पे आप जाते हैं एनर्जी लेने, बहुत वहाँ का जो एटमॉस्फेयर और जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज होता है।
तो उस एनर्जी का मैक्सिमम बेनिफिट आप तभी पाएंगे जब आप उस पार्टिकुलर दिशा में उसको रखेंगे, है ना। और वो चीज़ें एकदम साफ सुथरी और अच्छी हो। तो पूजा घर के लिए जो सबसे अच्छी जो दिशा मानी जाती है वो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ये चारों डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हर अलग अलग देवी देवताओं के गुण और धर्म के अनुसार उनको अलग अलग डायरेक्शन में रख के पूजा करने से बहुत अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमें नए अपॉर्चुनिटीज ला के देता है, न्यू क्लाइंट्स ला के देता है, ऑर्डर्स ला के देता है। तो अगर भगवान कृष्ण की पूजा की जाए तो वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। अब देखोगे मैंने जो भी डायरेक्शन और जो भी भगवान के जो भी देवी देवता हैं उस डायरेक्शन में है, उनके गुण और धर्म उससे बहुत मिलते हैं। हर देवी देवताओं के एक काम करने का तरीका है, उनके वो कैसे पता चलता है, उनके अस्त्र शस्त्र से पता चलता है, उनके पहनावे से पता चलता है, उनके वाहन से पता चलता है, उनके जो पास्ट टाइम्स हैं, जो कथा है उससे पता चलता है। तो हर देवी देवता एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के अनुसार ये हमने बनाया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुबेर जी को स्थापना आप कर सकते हैं, उनकी वर्शिप कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लक्ष्मी और गणेश की स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मैक्सिमम एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो जो गणेश जी होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, मंगलदायक माने जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा कर सकते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जॉय का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, एंजॉयमेंट का होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं जिनसे आपको सुकून मिलता हो, आपको प्रसन्नता मिलता हो, सभी गॉड्स वहाँ पे आ सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन गवर्नमेंट का होता है ना। ईस्ट डायरेक्शन आपका, तो यहाँ पे ऐसे कोई भगवान को पूजा करना चाहिए जो राजा के रूप में, जैसे भगवान राम फेमस है, बोलते हैं ना राम राज्य होना चाहिए। तो राम लक्ष्मण सीता इन लोगों का वर्शिप कर सकते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी का पूजा कर सकते हैं। लिक्विडिटी का, एनालिसिस का, चर्निंग का ये डायरेक्शन है। तो फ्लो का एक डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है, तो लक्ष्मी जी का। साउथ ईस्ट भी लिक्विडिटी का है, कैश का है, सिक्योरिटी का है, तो वो वहाँ भी लक्ष्मी जी का पूजा कर सकते हैं। फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में हनुमान जी का। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हमें कॉन्फिडेंस देता है जीवन में, है ना। तो कॉन्फिडेंस आप देखो, हनुमान जी बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। जो कुछ भी सेवा रहता था भगवान का, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हनुमान जी पे ही था, भगवान राम को। इसलिए राम ने हनुमान जी को साउथ की तरफ सीता की खोज करने के लिए भेजा था, और हनुमान जी को ही सिर्फ मुद्रिका दी थी। तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं उस डायरेक्शन में रख के। साउथ डायरेक्शन में देवी की पूजा कर सकते हैं। साउथ डायरेक्शन फेम का होता है, ब्रांडिंग का होता है ना, कोई चीज़ पाना है, इसीलिए दुर्गा जी उन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त करना है, उन सब चीज़ों के लिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ये अच्छा नहीं होता है कोई भी, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का होता है, डिस्पोजल का होता है, वहाँ पे पूजा घर नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो होता है पितरों का होता है, तो वहाँ पे आपके जो पितृ लोग हैं उनके फ़ोटो लगा सकते हैं, जो गुजर चुके हैं, परदादा परदादी, ये लोग जो मर चुके हैं, आपके जो वंश के, जो परंपरा के जो लोग हैं, उन लोग के फ़ोटो लगा सकते हैं। वहाँ पे भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट नॉलेज का है, एजुकेशन का है, तो वहाँ पे सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन गेन्स एंड फुलफिलमेंट का है, तो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। किसी को भी, देवताओं को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो लक्ष्मी नारायण के पास जाते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है ना। वहाँ पे आप भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सपोर्ट का है, बैंकिंग का है, सपोर्ट का है, आपके लाइफ में स्थिरता, जो
जहाँ पे कभी प्रॉब्लम हो, जहाँ पे भी सपोर्ट लगे, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। वो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी ने बहुत ऐसे की, जब 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 राम और लक्ष्मण पे प्रॉब्लम है उन्होंने सपोर्ट प्रदान किया। लक्ष्मण को शक्तिबान लगा था तो वो खुद ही अकेले संजीवनी उठा के लाए थे। उसी तरह वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहाँ भी लक्ष्मी जी का पूजा कर सकते हो। वो सेक्स का डायरेक्शन है, अट्रैक्शन का डायरेक्शन है, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होती है। तो ऐसे करके सारे देवी देवताओं का एक अलग अलग डायरेक्शन है। उस देवता के अनुसार हम वो एनर्जी अपने जीवन में ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। इसमें एक और था, सीढ़ी के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए। सीढ़ी, बहुत लोग होते हैं घर में जगह नहीं है तो चलो सीढ़ी के नीचे मंदिर बनाते हैं। सीढ़ी के नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। भगवान को किसी अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। सीढ़ी के ऊपर हम लोग चल के जाते हैं और वो अच्छा नहीं है कि भगवान का जो घर है उसके ऊपर से बार बार आप चल के जाएं, है ना। मृत व्यक्ति का फोटो नहीं लगाना चाहिए। और तो अल्टर में जो उनके दादा परदादा जो गुजर चुके उनका फोटो भी लगा देते हैं। भगवान के फोटो के साथ किसी भी व्यक्ति विशेष का फोटो नहीं लगाना चाहिए। इवन किसी गुरु का भी फोटो नहीं लगाना चाहिए। गुरु का फोटो लगाना है, भगवान पूजा घर में रख सकते हैं लेकिन उनको अल्टर में नहीं रखिए, अल्टर के बाहर रख सकते हैं। जो मेन अल्टर है उसके बाहर या कहीं साइड में या सामने उधर लगा सकते हैं। जो पितृ लोग हैं जो गुजर चुके हैं उनका साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट का जो रूम है उधर आप लोग लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, वास्तु के अनुसार जगहों का क्या क्या स्थान होना चाहिए। अलग अलग जगहों पे क्या क्या ऑब्जेक्ट सब रख सकते हैं। एक फॉर्मूला में से याद रखें, फंक्शनलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एट्रीब्यूट्स ऑफ डायरेक्शन इक्वल टू रिजल्ट या फाइनल आउटकम। हर ऑब्जेक्ट का कुछ फंक्शनलिटी है ना, कुछ काम, क्या काम करता है उससे हमको पता चलता है। और हर डायरेक्शन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की जो फंक्शनलिटी है प्लस डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स है, दोनों को मिला के जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वही इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है, क्योंकि मैं इसलिए ये फार्मूला बताया, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताना संभव नहीं। लेकिन आप खुद से वो ऑब्जेक्ट का फंक्शनलिटी देखो, उससे डायरेक्शन का प्रॉपर्टीज देखो, दोनों को मिला के देखो, जो आउटकम आएगा वही एनर्जी आपके जीवन में प्रभाव डालेगी, है ना। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन क्या चीज़ का काम है, डिस्पोजल का है, चर्निंग का है ना, उसमें घूमते रहता है, वो गंदगी को कपड़ों से बाहर निकाल देता है ना। तो इसको कौन से डायरेक्शन में रख सकते हैं, इसको ESC में रख सकते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक डिटॉक्सिफिकेशन ये सब का है। नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। तो ये जो चारों डायरेक्शन है ना वॉशिंग मशीन के लिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी मशीन में प्रॉब्लम आने लगती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखने से मशीन जल्दी ख़राब होना, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन डायरेक्शन वाइज हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं। फ्रिज किस लिए यूज होता है? फ्रिज देखिए स्टोरेज के लिए यूज होता है ना। तो स्टोरेज को जो प्रॉपर्टीज होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ना। और वो क्या करता है, साथ साथ सामान जो भी उसके अंदर सामान है उसको प्रिजर्व करके, उसको कोल्ड ठंडा करके रखता है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस एलिमेंट भी है, और साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा फायर एलिमेंट, तीनों का मिक्सचर है। लेकिन ओवरऑल जो फंक्शनलिटी है फ्रिज का, वो ज़्यादातर लोग आजकल उसमें स्टोर करने के लिए ही रखते हैं। पहले लोग कुछ फ्रिज का जब नया आया था तो लोग वो फ्रिज को एज ए ठंडा पानी या फिर ऐसे के, लेकिन आजकल जनरली घर में स्टोरेज के लिए ही यूज होता है। तो इसको मोस्ट ऑफ द थिंग ये स्टोरेज ये अर्थ एलिमेंट के अंदर ही आता है, तो उसके अनुसार इसको प्लेसमेंट करना चाहिए। टीवी हो गया, टीवी जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। टीवी से हमारा कनेक्टिविटी इस दुनिया से बना रहता है, फ्लो बना रहता है दुनिया से। तो जो टीवी देखते समय ऐसे टीवी रखिए, टीवी देखते समय आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन या
या ईस्ट डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन आप फेस कर रहे हो। फेस कर रहे हो मतलब टीवी ऐसा होना चाहिए कि जब आप बैठे हो तो आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो या ईस्ट की तरफ देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेस घुमा हुआ है। ओके, अगर टीवी को गलत डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि टीवी जब आप वॉच करते हो तो लगातार कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा बैठते हो ना, इसीलिए आप उतने समय तक उस डायरेक्शन में बैठते हो तो वो डायरेक्शन की एनर्जी आपके ऊपर एक्ट कर रही है बहुत ज़ोर शोर से। इसीलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैठते समय, सोते समय। क्यों बोला जाता है सोते समय आदमी को सिरहाने ईस्ट रखना चाहिए, साउथ रखना चाहिए, है ना? क्योंकि जो ईस्ट, अब ईस्ट सिरहाने रखोगे तो आपका जो मुंह है वो वेस्ट की तरफ रहेगा, है ना? तो वेस्ट का जो एनर्जी है, जो भी गेन्स फुलफिलमेंट लाइफ में, वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी। साउथ में रखेंगे तो नॉर्थ की जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको फ्लो करेगी। तो इन सब चीज़ों का वैल्यू, इसलिए जब टीवी देख रहे हैं तो वो डायरेक्शन, क्यों लोग खाते समय बोलते थे कि दक्षिण की तरफ मुँह करके नहीं खाना चाहिए, है ना? क्योंकि वो एनर्जी आप दिन में 3-4 बार खाते हो, आप जब भी दक्षिण की तरफ बैठोगे ना, एक तो वो एनर्जी आपको प्रभावित करती है। आप खाते समय आप इनटेक कर रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो या पानी पी रहे हो, तो उसके साथ वो एनर्जी आपके शरीर में प्रभाव करती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, मिक्सर क्या काम करता है, वो चीज़ों को घुमाता है, चर्निंग की तरह करता है, चर्निंग की तरह करता है। तो उसके लिए आइडियल डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, है ना? सेम एज वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के लिए भी साउथ ईस्ट बताया था। उसी तरह प्रिंटर हो गया, मान लीजिए प्रिंटर क्या करता है, मल्टीप्लिसिटी का काम करता है, नॉलेज का काम करता है ना? कोई भी नॉलेज को मल्टीप्लाई करता है, जैसे पेपर में जो लिखा है उसको प्रिंट करके निकाल देता है 2 बार 3 बार, है ना? तो ये स्पेस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है, इसको कहाँ पे रखना चाहिए, जिधर स्पेस एलिमेंट है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स है, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखिए, उसके फंक्शनलिटी को देखिए। ये प्रैक्टिस करने से कौन से ऑब्जेक्ट में क्या क्या फंक्शनलिटी है और किस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक चीज़, हर एक वस्तु, झाड़ू से लेके चप्पल से लेके आपके घर में बल्ब से लेके टीवी, अलमीरा, कुर्सी, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। क्यों लोग बोलते थे कि झाड़ू को पैर नहीं लगाते, झाड़ू लक्ष्मी होती है। आप एनालाइज करके देखो वो क्या फंक्शनलिटी है, उसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो हर चीज़ का एक स्थान होना चाहिए घर में, और हर चीज़ को उस स्थान पर होना चाहिए, उसको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये है। ओके, तो अब यहाँ पे आता है, अभी तक हमने जो पढ़ा मोटा मोटी उतना जान के भी हम लोग वास्तु एनालिसिस कर सकते हैं। अब थोड़ा और यहाँ से जो सब्जेक्ट मैटर है और थोड़ा डीप में जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वास्तु पुरुष क्या है। वास्तु क्लास हम इतने दिनों से कर रहे हैं, तो वास्तु पुरुष के बारे में जानना चाहिए। इसका जो स्टोरी आता है वो मत्स्य पुराण में आता है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार क्या हुआ, एक बहुत भयानक राक्षस था, अंधक नाम का एक राक्षस, तो अंधकासुर बोलते थे। तो बहुत विशाल था, मतलब पूरा तबाही मचा कर रख देता सृष्टि, एज यूजुअल जैसे राक्षसों का होता है। तो देवता लोग त्राही होकर भगवान शिव के पास गए। तो शिव ने अंधकासुर से युद्ध कर रहे थे। शिव और अंधकासुर के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते शिव जी थक गए एकदम। होता है ना, पर्सपिरेशन होता, पूरे शरीर से उनके पसीना निकल रहा था। तो वही पसीना निकल के एक जगह गिरा, और उससे एक विशालकाय व्यक्ति का जन्म हुआ उनके पसीने से। अब वो जो विशालकाय व्यक्ति का जन्म हुआ, वो इतना भूखा था अंदर से जन्मने के साथ ही कि सब कुछ खाने लगा। उसको सृष्टि में जो कुछ दिखता था सब कुछ खाने लगा। इवन उसने जो अंधकासुर मारा था, उसका जो पूरा रक्त जो निकल रहा था, रक्त का प्रवाह, सारा रक्त ऐसे उठा के पी रहा था वो, तो भी उसका प्यास बुझ नहीं रहा था। अब क्या करे, तो
तो वो सोचा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे जो जन्मदाता है भगवान शिव, उन्हीं से हेल्प मांगता हूँ। तो वो भगवान शिव की आराधना करने लगा। शिव जो आशुतोष से तुरंत प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। तो बोलते हैं कि बस मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम किस लिए मुझे याद किया है, क्या चाहिए तुम्हें। तो बोलता मुझे बहुत भूख लगी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं तीनों लोगों को ग्रस लूँ, सारे लोगों को मैं खा के अपना पेट भरूँ। तो शिव ने कहा तथास्तु, सो भी इट। तो अभी इसको पूरा पावर मिलेगा, तो पूरे सृष्टि को इसने अपने अंदर ग्रस्त किया, पूरा पृथ्वी से लेके आकाश पाताल से लेकर पूरा स्वर्गलोक तक। अब उधर देवता लोग परेशान और उधर असुर लोग परेशान। देवता लोग सोच रहे हैं ये कोई असुर है, असुरों ने हमें मारने के लिए भेजा है, और असुर लोग सोच रहे हैं ये कोई देवता है जो हम लोग पे अटैक करने आ रहा है मायावी रूप लेके। तो ऐसे करके दोनों ने मतलब पूरा युद्ध छूट गया, पूरा सृष्टि का जो बैलेंस था वो बिगड़ने लगा। लेकिन कोई इसको संभाल नहीं पा रहा है, ये ऐसा है, मैं बहुत विशालता है पुरुष है। तो सब लोग देवता और राक्षस दोनों ब्रह्मा जी के पास गए, भाई आपके सृष्टि में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो हेल्प करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देवता और दानव दोनों मिलके इसको बंदी बना लो। तो देवता और दानव पहली बार दोनों एक साथ आके युद्ध कर रहे थे, और सब ने इस वास्तु पुरुष को बंदी बनाया, पकड़ लिया, जा करके इसको उल्टे मुंह जमीन पे से बिठा दिया ना, पीठ ऊपर और जो पेट है वो जमीन की तरफ, मुंह जमीन की तरफ, ऐसे करके, और उस पर बैठ गया। ऐसे करके बहुत सारे देवता और राक्षस उसके ऊपर बैठ के उसको एकदम जमीन में धंसा दिया कि ये फिर से उठ ना पाए, उठेगा तो फिर हाथ। तो ऐसे चूँकि उसके ऊपर सारे देवताओं का वास हुआ, इसलिए इसका नाम उस दिन से पड़ गया वास्तु पुरुष। क्या नाम पड़ गया? वास्तु पुरुष नाम पड़ गया इनका। एक मैं जस्ट इनका एक डेट भी है, जिस तिथि को ये हुआ था, मैं एक बार जस्ट खोजता हूँ मेरे पास अगर है तो वो तिथि भी आप लोग को बता देता हूँ, शायद हो मेरे पास। ओके, इसका मेरे पास है नहीं, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो इसका विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ, मैंने वहाँ पे पढ़ा था, जो तिथि जिस तिथि को इनका जन्म हुआ था वास्तु पुरुष का। तो तो ऐसे करके सारे जो देवता लोग को वास हुए, इनका नाम वास्तु पुरुष हो गया। तो फिर वास्तु पुरुष ने बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था उनको कि भाई ये क्या है, ऐसे मेरे को दबा के रखते ऐसे लोगों ने। तो फिर उसने ब्रह्मा से स्तुति की कि ब्रह्मदेव, मैं तो आप ही के सृष्टि का एक क्रिएशन हूँ, आप परम पिता हैं पूरे सृष्टि के, तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना है ना, कुछ तो हमको खाने के लिए चाहिए, है ना, तो आप कृपा करके मेरे लिए न्याय करिए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले कि आज से तुम इसी तरह इस पूरे तीनों लोकों में वास करोगे, है ना, जहाँ पे भी जो भी घर है तुम्हारा नाम आज से वास्तु रहेगा, और तुम हर जगह वास करोगे। और जो भी लोग नया गृह बना रहा है, कोई भी चीज़ नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उस कंस्ट्रक्शन के पहले अगर तुम्हारी पूजा नहीं करता है तो वो तुम्हारा भोजन बन जाएगा, यानी कि उस पर तुम अपना पूरा प्रभाव डाल सकते हो, उसको तुम ग्रस सकते हो। तो ऐसे करके उन्होंने वरदान दिया वास्तु पुरुष। इसीलिए कोई भी चीज़ बनाने के पहले हमको वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष होता है। इसलिए वास्तु शांति एक कांड है जो
उसको किया जाता है वास्तु शांति। बहुत बहुत लोग के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वास्तु शांति करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तु पूजा नहीं की थी चालू करने के पहले। तो ये है वास्तु पुरुष का स्टोरी शॉर्ट में। मत्स्य पुराण में आता है और विश्वकर्मा प्रकाश में भी आता है, अलग अलग पुराणों में भी आता है थोड़ा मोड़ा। तो उस समय से वास्तु पुरुष का पूरे पृथ्वी पे वास है और उनका ये देखा जाता है। दूसरा जो इसमें आता है, तो वास्तु पुरुष कैसे लेटे हुए हैं। तो ये देखिए जो वास्तु पुरुष है, जो आप देख रहे हैं फोटो दिया हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है ना। वो ये ईस्ट डायरेक्शन है, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट साउथ। तो इनका जो फेस है, जो चेहरा है, वो ज़मीन की तरफ है, जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और पैर जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो ठीक इसी तरह वो लेटे हुए हैं ना। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी हम लोग ओपन रखते हैं, उसको स्पेस, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, तो वो खुला होना चाहिए, उधर से एनर्जी फ्लो करता है। तो इस तरह से इनका है। तो अभी क्या होता है, एक अलग जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आज है मर्म स्थान। मर्म स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। एक मिनट, मर्म स्थान, ओके ओके। मैंने पहले बताया था थोड़ा थोड़ा, तो ये फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने बताया था 3 तरह के वास्तु होते हैं। दैनिक वास्तु, दैनिक वास्तु जैसे हर दिन के अनुसार जो वास्तु होती है उसके बारे में, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल दिशाशूल। दिशाशूल मतलब किस दिन किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, किस दिन कौन सी दिशा अच्छी नहीं होती है, वो भी हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। फिर बताया था चर वास्तु और अचर वास्तु। चर वास्तु में बताया था कि ये जो वास्तु पुरुष होते हैं ना, वो हर 3 महीने में इनका डायरेक्शन चेंज होते रहता है ना। तो वो जब आता है, जब हम भूमि पे नींव डाल, वो भी मैं आपको बताऊंगा चर वास्तु के बारे में भी। और एक होता है अचर वास्तु, जिसको स्थिर वास्तु भी बोलते हैं। स्थिर वास्तु में भी फिर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमने बताया था वो बताया था खंड निर्णय। खंड निर्णय में तो कोई छोटा प्लॉट हो तो कैसे उसको खंड में डिवाइड कर देते हैं, 4 कोण में डाल देते हैं, यहाँ पे बेडरूम बना लिया, यहाँ पे किचन, यहाँ पे ये और यहाँ पे। अगर बड़ा हो तो उसके लिए हम लोग पद विन्यास करते हैं, और उससे भी बड़ा हो तो विधि विन्यास करते हैं। तो ये विधि विन्यास है, मैंने इसे बताया था बीच का जो स्थान होता है ब्रह्म विधि होता है, फिर देव विधि होता है, फिर मनुष्य विधि होता है, फिर पैशाच विधि होता है। तो ब्रह्म विधि में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और पैशाच विधि में कोई कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है देव विधि और मनुष्य विधि में होता है। अब इसके आगे पद विन्यास। पद विन्यास मैंने बताया था कि जैसे कि कोई प्लॉट है, ऐसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, तो इसको अलग अलग पदों में बांट देते हैं। तो सबसे जो फेमस ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं वो 9x9 81 पदों में बांटते हैं। तो जो 81 पदों में जो बांटते हैं तो इस तरह से कोई होता है, देखिए यहाँ से गिनेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको ज्वाइन करेंगे सबको ऐसे ऐसे, तो ये टोटल 81 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे करके।
तो टोटल 81 पार्ट्स हो जाते हैं। अब जो वास्तु पुरुष जो बने, टोटल 40 देवता, टोटल 45 देवता जो थे वो वास्तु पुरुष के अलग अलग जगह पे बैठ गए, है ना। तो जो बाहरी एक ये जो देख रहे हैं ये टोटल होते हैं 32। एक यहाँ से चालू होता है ना, सिक्की से लेके ऐसे करके 9, 10, 11, 17, 25 और ये 32। तो टोटल 32 देवता जो होते हैं वो बाहर जो पैसाच विधि होती है उसमें बैठे होते हैं, है ना। तो यही 32 देवता, हर देवता के अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। तो यही 32 देवता की क्वालिटीज पे 32 जो गेट हम देखते हैं, N1 to N8, E1 to E8, S1 to S8 और W1 to W8, जो 32 जो गेट है, हर देवता के अलग अलग गुण होते हैं। उसी के अनुसार वो डिसाइड होता है कि कौन सा एंट्रेंस अच्छा है और अच्छा नहीं है ना। जैसे महेंद्र है, इधर महेंद्र है और नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पर्जन्य देवता होते हैं, पर्जन्य है और ये लोग देवता अच्छे होते हैं। तो इसलिए E3 और E4 अच्छा माना गया है, N3 और N4 अच्छा माना गया है, S3 और S4 अच्छा माना गया है और W3 और W4 अच्छा माना गया है। तो ये आपको कहीं से भी, ये फोटो भी मैं इस पर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, आपको वो भेज दूंगा। आपके जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में आज ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो आप अच्छा से देख के सारे, तो ये टोटल 32 हो गए और ये बीच में 9 खंड होते हैं ना। इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो 9 खंड, ये 9 खंड ब्रह्म का स्थान होता है। तो 32 और प्लस 9 हो गए। और जो 4 जो देवता होते हैं वो 2-2 खंड के होते हैं। ये वाले जैसे देखिए 2 खंड का बना हुआ है, ये 2 खंड का बना हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 देवता 2-2 खंड लिए हुए हैं, है ना। तो 8 दूना 16 हो गए, ये 0 9 था, इसमें 16 जोड़ दिए। और 6 खंड में 4 देवता रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे आर्यमा हो गए, बुधर हो गए, तो ये लोग का 6 खंड रहता है। तो 6, 6, 5, 6, 24, 24 खंड में ये रहते हैं। तो 32 हो गया, राइट, प्लस 9 हो गया, प्लस 24 हो गया और प्लस 4, तो 14, 16 हो गया। तब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 2, 8, टोटल 81 पद। टोटल 81 पदों में 45 देवता का वास होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये जो मैंने गेट का बताया था, ये हो गया आपको ये हो गया E3 और E4 हो गया आपका, ये S3 हो गया, W3 W4 हो गया, और ये हो गया N3 और N4 हो गया। और यहाँ पे N3 N4 और N1 भी शायद मुझे लगता है इंक्लूड किया है, ऐसे कुछ। तो N1 भी अच्छा होता है, उसको कंसिडर कर सकते हैं। कुछ थोड़ा इफेक्ट होता है, अगर वो इफेक्ट अगर हम ट्रीट कर दिए तो इसको देखेंगे तो ऐसे निशान बनता है, इसको बोलते हैं शुभ का निशान, ये बताया था मैंने। तो इसलिए अगर एंट्रेंसेस हमारे ऐसे हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, चारों डायरेक्शन के एंट्रेंसेस इस दिशा में हो। तो इसके बाद जो हम लोग हैं वो देखेंगे मर्म स्थान क्या होता है। अब इसके ये जो मान लीजिए हमारा प्लॉट है, इस पे वास्तु पुरुष का स्थान होता है। तो ऐसे हर आदमी के शरीर में कुछ संवेदनशील पॉइंट होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं, है ना। जहाँ पे थोड़ा सा भी ये लगने से बहुत ही होते हैं। जैसे मान लीजिए केवनी है, केवनी के यहाँ पे आप ऐसे मारेंगे ना तो ऐसे करंट टाइप से लगता है, यानी कि ये बहुत संवेदनशील पॉइंट है यहाँ पे, है ना। जैसे हमारा फेस है, फेस पे कोई मारता है तो ज़्यादा चोट लगता है, नाक पे कोई मारता है तो बहुत चोट लगता है ना।
वही कोई हाथ पे मारे डंडे से तो उतना चोट नहीं लगती, लेकिन वही डंडे से आँख पे मार दे तो आँख फूट जाएगा। तो वास्तु पुरुष के शरीर पे भी कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत संवेदनशील पॉइंट होते हैं। वहाँ पे उस पॉइंट्स को मर्म स्थान बोलते हैं। तो मर्म स्थान पे कोई चीज़ें नहीं होना चाहिए, कोई पिलर्स नहीं होने चाहिए, उसके ज़मीन के नीचे कोई नकारात्मक एनर्जी वाली चीज़ें नहीं होनी, जैसे हड्डी, बाल, मांस या कोयला, कोई धातु, ये इस सब टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको मर्म स्थान बोलते हैं। एक्चुअली इसको महामर्म बोलते हैं। मर्म स्थान बहुत सारे होते हैं, लेकिन महामर्म जो होते हैं, ये जो 9 पॉइंट होते हैं वो महामर्म होते हैं। तो ये जो 32 जो हम लोग देवता थे, जो पुरुष थे, तो चारों तरफ लगे हुए थे। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो सिखी जो देवता है, ये जो ब्लॉक बनता है हमारा, इसके बीच से एकदम मिडिल से, और जो पितरी जो देवता है साउथ वेस्ट में, उसके मिडिल से एक लाइन खींचते हैं जो एकदम डायगोनल होता है। फिर एक छोड़ के पर्जन को छोड़ के जो जयंत देवता आते हैं, जयंत देवता के बॉक्स जो मिडिल से, और इधर भृंगराज, मृग को छोड़ के भृंगराज जो आते हैं, उनके मिडिल से एक हम लोग लाइन खींचते हैं। फिर इसी तरह इधर अदिति से लेके सुग्रीव, इन यहाँ पे लाइन खींचते हैं। तो 3 लाइन इस तरह, और उसी तरह 3 लाइन इस तरह, अग्नि से लेके रोक तक, भृंग से लेके मुख्य तक, और उधर सुशेष से लेके विदत तक। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 9 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्रॉस करते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट्स होते हैं ना, इसको महामर्म बोलते हैं, यानी कि ये बहुत ही संवेदनशील पॉइंट है। इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कुछ पिलर, ना कुछ दीवार, इवन घर के जो सामान है, मान लीजिए आप यहाँ पे बेडरूम बनाए, तो बेडरूम का जो पाँव है, तो चौकी का जो या पलंग का जो पाए है, वो इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये पॉइंट्स एकदम आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस पॉइंट्स पे कुछ भी नहीं, इस पॉइंट पे कुछ होगा तो इसका बहुत वास्तु दोष होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये मर्म स्थान है, ये खैर आप खुद से भी निकाल सकते हैं, या ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ये सब में निकल के आ जाता है कि कहाँ कहाँ पे मर्म स्थान है, वास्तु एनालिसिस करते हैं। तो ये निकालने का विधि है, आप उसको ऐसे ग्रिड में डिवाइड कर सकते हो। और जैसे ये एक प्लॉट है, तो ये 9 पार्ट्स में, तो 9 इक्वल पार्ट्स हैं, एक इंच का पार्ट्स है। मान लीजिए ये 18 इंच टोटल है, तो ये 2 इंच का 9 पार्ट्स में हो जाएगा। तो ऐसे करके इक्वली डिवाइड करते हैं, तो इक्वली फिर लाइन खींचते हैं, तो जो जो पॉइंट आते हैं वो मर्म स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे, ये वास्तु पुरुष, ये प्लॉट है, और ये इसके ऊपर वास्तु पुरुष का ही फोटो बना हुआ है, और ये जो 9 पॉइंट्स है वो महामर्म पॉइंट्स है, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी वापस स्लाइड में आते हैं। आज का क्लास थोड़ा लंबा है क्योंकि कल क्लास नहीं हुआ था और टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा बचे हुए। मेरे पास सिर्फ कल तक का समय है, देखते जहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा। कुछ टॉपिक को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ शॉर्ट में, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि आपका काम उससे चल जाए। इसके अलावा भी आप लोगों को खुद से भी कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ स्टडी करने पड़ेंगे, है ना। तो दिशाशूल, तो फेमस टर्म है दिशाशूल, उन लोगों ने सुना होगा बचपन से कि इस दिन आज वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उधर दिशाशूल पड़ रहा है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे सिंह आचार्य हुए, उनको भी कहीं जाना होता था, तो कल का अगर ये नहीं तो एक दिन पहले ही रात को अपना सामान लेके निकल जाते थे और किसी दूसरे के घर में रखवा देते थे, फिर अगले दिन वहाँ से निकलते थे। तो वो भी ये सब चीज़ें फॉलो करते थे, इतने बड़े आचार्य हो गए। तो हमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों दिशाशूल होता है? उस दिन उस दिशा की एनर्जी बहुत ही हाइप होती है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन की जो एनर्जी होती है वो सोमवार को बहुत ही हाई होती है। उधर जाएंगे तो हम उतना उस डायरेक्शन की एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ अनिष्ट हो जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। तो उस दिन उस दिशा में हम लोग नहीं जाते। अब हर दिन का डिटेल में भी है कि किस दिशा में
जाने से, किस दिन किस दिशा में जाने से किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी है। खैर उतना हम लोग डिटेल में भी नहीं जा रहे, जिनको जानना है वो विश्वकर्मा प्रकाश बुक पढ़ सकते हैं। हम इतना ही बता रहे हैं कि किस दिशा में किस दिन नहीं जाना चाहिए, है ना। काम में हमें सिर्फ इतना ही लगने वाले थे। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में सोमवार को नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसमें गुरुवार को नहीं जाना चाहिए। ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसमें गुरुवार और मंगलवार को नहीं जाना चाहिए। साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो मंगलवार को नहीं जाना चाहिए। साउथ का जो डायरेक्शन है उसमें शुक्रवार को नहीं जाना चाहिए। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रविवार को नहीं जाना चाहिए। वेस्ट के डायरेक्शन में बुधवार को नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में शनिवार को नहीं जाना चाहिए। इन सब डायरेक्शनों को इस पार्टिकुलर दिन में बहुत हाई एनर्जी रहती है, इसलिए उस दिन उस दिशा को अवॉइड करना चाहिए। अगर तो भी मान लीजिए जाना ही पड़े ना, जाना ही पड़े, कोई उपाय नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 7 दिन का मैंने अलग अलग कलर बैंड बनाया है। उस दिन में उस कलर बैंड का आप ड्रेस पहन के बाहर जा सकते हैं, है ना। कलर जैसे देखिए, जैसे रविवार को देखिए वाइट ग्रीन और ब्राउन, ये देखिए बॉक्स में दिखा हुआ है। रविवार का जो दिन है उसके नीचे वाइट ग्रीन या ब्राउन, वो तीनों आप तीनों कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं। सोमवार का जो दिन है वो ग्रीन ब्राउन या येलो ना। सोमवार को कौन सा तत्व कंट्रोल, सोम क्या क्या चीज़ है, सोमवार को किस दिन किस डायरेक्शन में नहीं जाना, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा तत्व है, वाटर तत्व। वाटर तत्व को कौन कंट्रोल करता है, एयर तत्व। एयर तत्व के क्या कलर है, ग्रीन है, ब्राउन है, और उसका एंटी एलिमेंट कौन होता है, वाटर तत्व का होता है अर्थ। अर्थ का क्या कलर है, येलो। इसलिए ये 3 कलर लिखा है, ग्रीन ब्राउन और येलो। अब देखो सारे जो कलर लिखे हुए हैं वो उसी मुताबिक लिखे हुए हैं, है ना। इसी तरह मंगलवार को येलो एंड ब्लू ये पहन के जा सकते हैं। बुधवार को ब्लू एंड रेड पहन के जा सकते हैं। गुरुवार को ग्रीन ब्राउन या येलो कपड़ा पहन के बाहर निकल सकते हैं। अगर उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में गुरुवार को जाना बाध्य है तो उस दिन वो कपड़े पहन के निकल सकते हैं। शुक्रवार के दिन येलो या ब्लू कपड़े पहन के निकल सकते हैं। शनिवार के दिन ब्लू या रेड। अब शनिवार के दिन कौन से डायरेक्शन में बात है, नॉर्थ वेस्ट। अगर शनिवार को नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं तभी ब्लू और रेड पहन के जाइए। पहला बात तो जाइए ही नहीं, अगर जाना एकदम अनिवार्य है तो एटलीस्ट वो कपड़े का मैचिंग, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। जैसे हम लोग कलर बैंड लगाते हैं घर में, टॉयलेट के साइड में कलर बैंड लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस एनर्जी को इफेक्ट कम करता है। इसी तरह ये जब कलर के कपड़े पहनेंगे हमारे अंदर भी उसका इफेक्ट कम करेगा। और भी कुछ नीचे देखिए बहुत सारे पदार्थों के नाम लिखे गए हैं। तो किस दिन अगर जा रहे हैं आप उस डायरेक्शन में तो वो चीज़ अगर खा के जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा लोगों का बोलना है। इसका मैंने कहीं पे भी वास्तु बुक में नहीं देखा है, मैं हो सकता है हो भी, मैंने भी पूरा अच्छा सभी बुक्स को पढ़े नहीं है, लेकिन ऐसा मान्यता है इसलिए मैंने लिख दिया। आप लोग के लोकल में हो सकता है इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते। जैसे कोई सोमवार को बाहर निकलता है तो लोग बोलते हैं शीशे में अपना चेहरा देख के जाना चाहिए, है ना। रविवार को निकलता है तो बोलते हैं पान खा के जाना चाहिए, घी खा के जाना चाहिए। तो इस टाइप से चीज़ें हैं जो उस दिन के जो ग्रह होते हैं उनको शक्ति मिलती है। तो ये आप रेफर कर सकते हैं, मैंने आपको इसका पीपीटी भेज दिया है। ओके, मैपिंग वास्तु एंड हेल्थ का हमारे वास्तु से बहुत रिलेशन होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हेल्थ खराब है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, सिर्फ वास्तु अपने घर का सुधार लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि वास्तु सुधार करने से उनका हेल्थ ठीक हो गया है। तो एडवाइस है कि आप डॉक्टर का भी दवा लेते रहिए, साथ साथ आप अपने घर का वास्तु भी ठीक करिए। डॉक्टर का दवा ले लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वास्तु खराब रहेगा तो फिर से वो बीमारी आएगा, क्योंकि वो एनर्जी आप पे हमेशा ऐड कर देगा कि वास्तु खराब है ना। तो दोनों का मिला के आप चलिए। तो वास्तु पे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे। क्या क्या चीज़, जैसे मैंने शौचालय और रसोई घर ना, किचन और टॉयलेट दोनों अगर एक साथ हो गया तो बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे, बहुत ही।
कभी भी किचन से सटा हुआ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हम बताया था पहले भी सर, ऐसा है घर तो इस साइड हमारा टॉयलेट हो गया और इस साइड हमारा किचन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेम दीवार नहीं होना चाहिए। सेम दीवार है तो इसको हमको ट्रीटमेंट करना होता है। इधर हमको लकड़ी का कुछ दीवार के ऊपर लकड़ी या फिर प्लाईवुड ऐसे कुछ लगाना पड़ता है। अगर अगर वो नहीं कर पाए तो फिर जो थर्मोकोल होता है वो बहुत सस्ता होता है, वो पूरे दीवार पे थर्मोकोल लगाना होता है। अगर आपका चूल्हा इधर है और आपका जो टॉयलेट का जो बेसिन है वो इधर है, तब ऐसा बीच में आपको ये कॉमन वॉल नहीं हो सकता है टॉयलेट और किचन के बीच में, इतना ध्यान रखिए। ओके, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य का होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत अव्यवस्थित है, बहुत गार्बेज उधर रखा हुआ, डस्टबिन रखा हुआ, गंदा मतलब अनऑर्गेनाइज है चीज़ें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ब्लॉकेज या कुछ है तो आपको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिला है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो एनर्जी है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हेल्थ का देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट से तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमको अच्छा रखना है, वहाँ का एनर्जी जो मेंटेन करना, बार ग्राफ के थ्रू भी वहाँ कट और एक्सटेंडेड एरिया है तो उसको बैलेंस करके रखना है। कौन से डायरेक्शन से क्या प्रॉब्लम आती है, मोटा मोटी यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने लिस्ट किया है। साउथ ईस्ट अगर डायरेक्शन अनबैलेंस है तो त्वचा संबंधी समस्या, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट रहेगा तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंग्जाइटी का डायरेक्शन है तो उससे एंग्जाइटी भी आ सकते हैं, साथ साथ लीवर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन से लंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत लोग अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पानी की टंकी लगवा दिए थे। पानी की टंकी एक अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सोचे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो इधर लगा देते, तो वो बहुत उसके कारण क्या होता है, लीवर प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पानी की टंकी हम लोग को कभी भी अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है तो भी उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। अगर वो अंडरग्राउंड वाटर है तो ठीक है, लेकिन पानी की टंकी एकदम घर के ऊपर होता है, स्टोरेज की तरह यूज होता है। ऐसा देखा जाता है जो भी अपनी पानी की टंकी लगाते हैं उनको ये हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है। साउथ डायरेक्शन में प्रॉब्लम होने से सुस्ती, लेथर्जी, आलस, ये सब चीज़ें आती है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होने से प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब हर डायरेक्शन के एक आयुर्वेद में 3 टर्म आता है। आयुर्वेद भी थोड़ा इससे रिलेटेड है। 3 टर्म होते हैं, कफ, पित्त और वात। तो हमारा शरीर में होता है ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, हम जानते हैं। 5 तत्व जो होते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो ये 5 तत्व से ही मिलके 3 तरह के धातु बनते हैं हमारे शरीर में, वो है कफ, पित्त और वात। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी विकार होते हैं, वो इस 3 जो कफ, पित्त और वात है, इस तीनों जो सब्सटेंस है इसके अनबैलेंस होने के कारण होते हैं। जैसे पित्त अगर अनबैलेंस हो गया तो आदमी का बुखार, ताप बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है। कफ हो गया तो जैसे सर्दी, खांसी, ये सब टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। पित्त होने से डाइजेशन का प्रॉब्लम ये सब होने लगता है। कि पित्त एनर्जी अनबैलेंस होने से, वात एनर्जी अनबैलेंस होने से जोड़ों का दर्द ना, ये सब वात मतलब एयर टाइप का जो जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम वात के अनबैलेंस होने से होता है। तो कफ कैसे होता है? जैसे कफ भूमि और जल तत्व, भूमि और जल तत्व के मिलने से कफ का होता है। उसी तरह जल और अग्नि के मिलने से पित्त का निर्माण होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये 5 तत्व अगर अनबैलेंस होंगे हमारे घर में तो ये 5 तत्व हमारे कफ, पित्त और वात, ये तीनों को भी अनबैलेंस करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन सबके नाम लिखे हैं, कौन कौन से डायरेक्शन किस किस तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये कफ को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक यहाँ से चालू होता है कफ, और ईस्ट लगभग ईस्ट समझिए आधा कफ और आधा पित्त होता है, ऐसे करके। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ये सब कफ के रिलेशन में। यहाँ पे इस दिशा में अनबैलेंस होने से रिप्रोडक्शन, जैसे रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है। जैसे मुझे रहता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे एक देवता है पर्जन्य। पर्जन्य जो देवता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो उस डायरेक्शन में अगर अनबैलेंस है तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हमें होती है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब में होने प्रॉब्लम होने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, ये सब तरह की बीमारियाँ हमारे अंदर धीरे धीरे पनपने लगती है। फिर जो पित्त के जो डायरेक्शंस होते हैं वो ईस्ट से लेके, ईस्ट से चालू होता है और साउथ साउथ वेस्ट में जाके पित्त खत्म होता है। तो ये सारे डायरेक्शन जो है हमें पित्त की समस्या देती है इनबैलेंस में। तो वो कैसे अनबैलेंस निकालते हैं, आप बार ग्राफ में देखिए, ये सारे डायरेक्शंस ले लीजिए ईस्ट से लेके साउथ साउथ वेस्ट तक, इनका टोटलिंग कीजिए कितना पॉइंट आता है। उसी तरह कफ वाले जो भी डायरेक्शन है उनका टोटलिंग करिए, पित्त वाले जो सब डायरेक्शन है उनका टोटलिंग करिए और देखिए कि किस में ज़्यादा हो रहा है। जो चीज़ ज़्यादा है वो चीज़ ज़्यादा बढ़ाओ, उस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा फ्लो करिए आपके घर में, है ना। पित्त बढ़ा यानी कि पित्त रिलेटेड एनर्जी ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होने, डाइजेशन इशू, खाना ना पचना, ये सब चीज़ें होने लगेगी। कफ एनर्जी ज़्यादा है तो हमेशा छोटे छोटे में ठंड लग जाना ना, ज़्यादा नींद आना, सर्दी खांसी जुकाम, ये सब चीज़ हो जाना, ये सब कफ रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम होती है। वात रिलेटेड चीज़ें होता है हमेशा आलस आना, पीठ दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सब चीज़ें फिर वात से आती है। तो इन सब डायरेक्शनों को बोलते हैं पित्त डायरेक्शन। इसमें प्रॉब्लम होने से इंसोमेनिया, स्टोमक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर ना, ब्लड प्रेशर की जो भी बीमारियाँ होती है वो सब ये पित्त थायराइड से रिलेटेड होती है। फिर आगे जो होती है वात, तो वात जो होता है साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक ना, जितने भी डायरेक्शन है सब वात को रिप्रेजेंट करती है। वात अगर इनबैलेंस है तो इससे डिप्रेशन, स्किन डिजीज, ओबिसिटी, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है ना। हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया है। इनफैक्ट जो भी डिजीज होती है, आपको थोड़ा आयुर्वेद का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो जो भी डिजीज होती है आप उस डिजीज के बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उस डिजीज का आयुर्वेदिक नेचर क्या है, तो उसमें बता देगा ये डिजीज इस तत्व के इनबैलेंस होने से होता है। फिर आप उस तत्व के बारे में जाके फिर उस घर में बैलेंस कर सकते हैं। बेसिकली आजकल मिल जाता है, आपको बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य बनने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल हर डिजीज के बारे में आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, आयुर्वेदिक टर्म्स में आप उसको देख के फिर आपको करेक्शन कर सकते हैं। मर्म स्थान के बारे में हमने बताया आज। तो ये जो मैंने बताया था बीच के जो 9 जो पॉइंट्स होते हैं वो महामर्म होते हैं। उसके अलावा जो ये सब जो पॉइंट होते हैं रेड कलर के या ब्लू कलर के, उसको भी मर्म स्थान बोलते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब मर्म स्थान है, लेकिन जो बीच के जो 9 पॉइंट्स है उसको महामर्म बोलते हैं, महामर्म स्थान बोलते हैं। ठीक है। और बीच में तो एकदम नहीं होना चाहिए, सबसे सेंटर में जो पॉइंट है, जो ब्रह्म स्थान में ही वो पॉइंट पड़ता है हमें हमेशा, वहाँ पे तो एकदम कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बीच में ही पिलर बना देते हैं, वो एकदम गलत है, वो एकदम खाली होना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है महामर्म स्थान, मर्म स्थान, उपमर्म स्थान, उपमर्म स्थान। तो महामर्म स्थान जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। फिर मर्म स्थान सब जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो उसी चीज़ को एक बिल्डिंग का जो डायग्राम है उसके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका हमने बताया था सेंटर निकालने का तरीका। फिर उसको हम लोग ऐसे ही मार्किंग करते हैं, सारे डायरेक्शंस का मार्किंग करते हैं। फिर उसको
जैसे मैंने बताया था लाइन खींचते हैं, फिर लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे करके, तो ये जस्ट सैंपल दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे कोई बिल्डिंग का नक्शा है, वहाँ पे मर्म स्थान हमने पॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं मर्म स्थान पे कुछ है, कोई पिलर तो नहीं है, कोई बेड तो नहीं है, तो वो सब चीज़ हम लोग सर्कल करके ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं कि उस पॉइंट्स पे अगर कुछ है तो उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमेशा आते रहेगा, क्योंकि आपके उस पॉइंट पे रखने से वास्तु पुरुष को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत उसको कष्ट हो रहा है, तो वो भी आपको कष्ट देगा। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेते हैं, नहीं तो आज का क्लास यहीं पे जस्ट प्रभु जी, मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो भगवान का फेस साउथ वेस्ट में रहेगा तो अच्छा है क्या? हमारे घर में ऐसा ही। देखिए, भगवान किसी भी डायरेक्शन में रह सकते हैं, भगवान के लिए कुछ नियम नहीं, जिसमें बताया भगवान सब जगह व्याप्त है। वो क्यों हम ऐसा रखें, वो हमारे लिए रख रहे हैं कि हम उससे कितना बेनिफिट पा सकते हैं ना। भगवान को किसी भी डायरेक्शन में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान अगर नॉर्थ ईस्ट में, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके भगवान की पूजा करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करेगी, है ना। तो इसीलिए उस डायरेक्शन। ब्रह्म स्थान में ही वाल है तो क्या उपाय कर सकते हैं? ब्रह्म स्थान में कोई उपाय नहीं कर सकते, उसको हटाना ही पड़ेगा। अब देखिए, ब्रह्म स्थान में वो मर्म भी होता है, महामर्म पॉइंट होता है, तो कुछ चीज़ें जो होते हैं उसका कुछ ज़्यादा उपाय होता नहीं है, उसको हटाने पर। जैसे मैंने बताया था, टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, किचन अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका कोई उपाय नहीं है, उसको हटा ही दीजिए। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसका कोई उपाय नहीं, उसको हटाना ही पड़ता है ना। उसी तरह बताया था, जो गेट है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो गेट्स आते हैं, एंट्रेंसेस आते हैं, उसका भी कोई उपाय नहीं है, उस गेट को आपको बंद नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें होते हैं, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा क्लास भी हो गया। कल हम लोग और इसके आगे थोड़ा मोड़े टॉपिक्स देखेंगे, भूमि चयन के बारे में ना, कौन से भूमि पे कहाँ पे हम लोग को फाउंडेशन स्टोन डालना चाहिए जब वो किसी नए घर का निर्माण कर रहे हैं, है ना। ऐसे करके कुछ टॉपिक्स है, तो उसका मोस्टली हम लोग डन मोटा मोटी आप लोग अभी इतना सीख गए कि आप इससे कंसल्टेशन आराम से कंसल्टेशन कर सकते हैं, आराम से पैसे कमा सकते हैं। अगर किसी को पैसा कमाना है तो इसको सिर्फ प्रैक्टिस में आपको लाने की जरूरत है। अभी आप जो है सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा तो आपका सोचने समझने का जो तरीका है और भी खुलेगा, बिना प्रैक्टिस के खुलेगा नहीं, है ना। जैसे क्रिकेट देखना या फुटबॉल देखना, फुटबॉल मैच देखना, क्रिकेट मैच देखना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली जो ग्राउंड में खेलता है, हम ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि इधर से उधर मारना चाहिए था, वो प्लेयर खाली था, उसको पास देना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली जब ग्राउंड में उतर के खेलेंगे तो वो फिर गेम प्लान अलग से समझ में आता है ना। तो इसी तरह ये आपने सुना है, इसको प्रैक्टिस में लाइए ना, अपने आसपास एटलीस्ट अपने घर में ही वास्तु करेक्शन चालू करिए और देखिए, बहुत सारे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वास्तु के रिजल्ट्स ना 21-22 से 50 दिन के अंदर वो रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, कोई भी वास्तु चेंजेस नहीं किए तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये सब चीज़ डाल दिया है, आपको वहाँ से रेडीमेड ये सब नोट्स भी मिल जाएंगे और अपने नोट्स भी बना के रखिए। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, और आप लोग को कभी भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी या व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।